Hello students, welcome to class 11th. The subject is political science. See the cover page of the book. This is the Indian Constitution at work. This is the part A. Students, earlier we had completed 4 chapters from this book. Today we will start the chapter number 5. This is the chapter number 5. Name of the chapter is Legislature. Students, this is the very first page from the NCERT book. See it very carefully. Legislature, first of all we will know what is the meaning of the legislature. Only one line is enough to explain the meaning. It is very easy one. See, legislature are the elected by the people and work on the behalf of the people. लेजिस्लेचर एक्चुअली लोगों द्वारा इलेक्ट किए हुए मेंबर्स होते हैं और ये लोगों के बिहाफ पे वहीं पे काम करते हैं. ओके, एक्चुअली लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर्स हैं दे वर्क टू इनेक्ट द रूल्स एंड लॉज. वो जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं जो लोगों के लिए बनाते हैं, कंट्री के लिए बनाते हैं, तो वो सारे फ्रेम करने का वर्क कहाँ पे होता है? लेजिस्लेचर में होता है. तो इंडिया की डेमोक्रेसी में हम देखेंगे हमारी जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है लेजिस्लेचर में. सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेजिस्लेचर, then function and powers of the parliament, then law making procedure, how the parliament control the executive, and how parliament regulates itself. So these are the major topics we are going to discuss today. Let's start the very first topic. First of all we will discuss the need or importance of the parliament. Parliament is very important because it performs very important works. First of all, we already have discussed legislature is not a merely a law making body, it also performs many other works. Okay, beside performing the enacting of laws, it also includes the actions like walkouts, protest, demonstration, unanimity, concern and cooperation. Means कि लॉ बनाने के अलावा यहाँ पे हमारी पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मेंबर्स का वॉकआउट कर जाना. मीन्स यहाँ पे मेंबर को फ्रीडम है, दे कैन मूव आउट, दे कैन प्रोटेस्ट, दे कैन डेमोन्स्ट्रेट, कुछ शो ऑफ करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, यूनैनिमिटी शो करनी है. मीन्स कि किसी एक मुद्दे पे, किसी एक टॉपिक पे बाकियों की सहमति, उनकी कॉन्सेंट कितनी है, कंसर्न्ड कितना है, वो उनमें कॉपरेशन कितना है. दीज थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेचर. सो द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प द पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल. मीन्स लेजिस्लेचर एक इतना इम्पॉर्टेंट काम करते हैं कि जो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज किए थे, ईदर द रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल फॉर पीपल और नॉट, तो ये सारा काम उनको अकाउंटेबल बनाने का, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाने का, ये सारा वर्क कहाँ पे होता है? हमारे लेजिस्लेचर में. सो इन आवर लेजिस्लेचर वी आर हैविंग मेनी पार्ट्स, मेनी चैम्बर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डिफरेंट चैम्बर्स इन द पार्लियामेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, you know what is the meaning of the parliament. Actually parliament is a law making body, but we are having the legislature also. So what is the difference between the legislature and the parliament? See the very first line, the term parliament. Parliament refers to the national legislature. Okay, the only word legislature means the institute where the laws are being framed. लेकिन जो पार्लियामेंट है वो पूरे नेशन की लेजिस्लेचर है, जहाँ पे पूरी नेशन के लिए लॉज बनते हैं. द वर्ड ओनली लेजिस्लेचर इट नॉर्मली डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, तो जो स्टेट्स हैं हमारी, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी लेजिस्लेचर है. नेशनल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट. तो वी आर हैविंग डिफरेंट चैम्बर्स इन पार्लियामेंट एज वेल एज इन द स्टेट लेजिस्लेचर. जो हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में स्टूडेंट वी आर हैविंग 2 हाउसेस. You must know about this because you earlier have studied about the 2 houses of the parliament. These 2 houses are Lok Sabha and Rajya Sabha. और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है उसमें 2 हाउसेज होते हैं. एक तो हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल. अब कई स्टेट्स में स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल नहीं होती, तो उस केस में मतलब वहाँ पे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है. अगर एक ही हाउस है, ओनली असेंबली है, वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, काउंसिल नहीं है, तो वो क्या होगी? यूनिकैमरल. अगर दोनों चैम्बर हैं, उसके पास 2 हाउस है, वो होगी हमारी बाई कैमरल. ठीक है, तो इंडिया में हमारे पास
कुछ 7 स्टेट्स हैं जिनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. Student, I would like to dictate one very important thing here. In this book, the word 7 state is written here. Actually, this is the old version, old edition of the book. Nowadays, we are having only 6 states where the bicameral legislature is found. Now move to the next page, that is the map of India, which depicts the different states having the bicameral legislatures. See, I have marked here. See the cursor, students. First is Jammu and Kashmir. This is the important thing to be noted here, that Jammu and Kashmir is no more a state. Now it is a union territory. Jammu and Kashmir. This is no more having the status of a state. So we are having now 6 states with the bicameral legislature. These are Uttar Pradesh. See the cursor. Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Telangana, Karnataka and Andhra Pradesh. Okay, so this map is very important map. You all are required to paste this map in the fair notebook. First of all, you have to locate these states having the bicameral legislature, then paste the map in your fair notebooks, because this is very important question from the point of view of examination. Now students, move to the next topic. These states are mentioned here. See, Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Maharashtra, Telangana and Uttar Pradesh. These states are having bicameral legislature. Bicameral means when the state legislature is having 2 houses. That is known as the bicameral legislature. Now move to the next page. Now we will discuss the 2 houses of the parliament. First of all, Rajya Sabha. Rajya Sabha is the upper house. Okay. This Rajya Sabha is the indirect house because this is indirectly elected. We the people elect the member of state legislative assembly. This is known as MLAs. Means people directly elect the MLAs. Further, these MLAs re-elect the members for the Rajya Sabha. और ये मेंबर किस प्रोपोर्शन से होते हैं? जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसके प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वहाँ से एमएलएस इलेक्ट होंगे. फॉर एग्जांपल, हमारी यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा तो वहाँ से 12 या 13 तक एमएलएस हो सकते हैं, उनके राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं. लेकिन जो सिक्किम जैसा स्मॉल कंट्री है, स्मॉल स्टेट है विद अ लेस पॉपुलेशन, तो वहाँ पे 2 और 3 जो उनके हैं राज्यसभा के मेंबर्स हो सकते हैं. सो वी कैन से द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, दे आर सेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स according to the proportion of their population. Now see the method of bicameral legislature in Germany. Germany is also having the bicameral legislature. वहाँ पे भी 2 houses है. The very first house is known as the Federal Assembly. According to Federal Assembly, the name in the German, that is the Bundestag. Bundestag is the upper house. Then the Federal Council, that is Bundesrat. This is the second chamber of the legislature. So this is having the different method, proportional method, direct method, both are combined method, but this is very complicated method, and they are being elected for 4 years. But in India, the member of Rajya Sabha, they enjoy the tenure for 6 years. तो हमारे इंडिया में 6 ईयर तक जो मेंबर है राज्यसभा का, they can enjoy their seat. How they can enjoy? Because after every 2 years, 1/3 of the members are replaced. हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर इसके चेंज हो जाते हैं. बट दिस सिस्टम इज टोटली डिफरेंट देन द यूएसए. यूएसए में लेजिस्लेचर सिस्टम है, बट वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन है. मीन्स ईदर द स्टेट इज हैविंग लेस पॉपुलेशन और द हायर पॉपुलेशन और मोर पॉपुलेशन, इक्वल मेंबर्स आर सेंट इन द सेनेट. सेनेट वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उनका हाउस है, तो वहाँ पे इक्वल मेंबर सेंड होते हैं. So we can say Indian system is totally different than the system from USA. Now see the membership of Lok Sabha. In Lok Sabha, we are having direct elected members. These members are directly elected, but one more important thing, Lok Sabha can be dissolved anytime. It may complete the 5 year, the proper term, but before 5 year it also can be dissolved. टाइम से पहले इसको डिसॉल्व किया जा सकता है किसी भी रीज़न से. ईदर द रीज़न इज ड्यू टू द
no confidence motion or the prime minister or his ministry, council of minister, they are going to resign before the time, either due to any reason, the Lok Sabha can be dissolved before the time period. एक्चुअली इसका प्रॉपर टाइम पीरियड 5 ईयर पूरे होने के बाद या डिजॉल्व होने के बाद री इलेक्शंस होती हैं, दोबारा से इलेक्शंस होती हैं. बट राज्यसभा में ऐसा नहीं है. राज्यसभा के मेंबर्स क्या आते हैं, they enjoy till the time period of 6 years. So we can say Rajya Sabha is the permanent house. This is known as the permanent house. Student, this is also very important one mark question. Why the Rajya Sabha is known as permanent house? Because its members are enjoying 6 years tenure and it can never be dissolved, whereas Lok Sabha can be dissolved. लोक सभा को हम टाइम से पहले तोड़ सकते हैं, राज्यसभा परमानेंट हाउस है. ओके, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे. और दूसरी इसकी खास चीज़ क्या है, राज्यसभा की स्पेशल पावर्स क्या है. एक तो ये परमानेंट हाउस हो गया, दूसरा राज्यसभा हैज़ 12 नॉमिनेटेड मेंबर. राज्यसभा के पास 12 नॉमिनेटेड मेंबर है. नॉमिनेट होते हैं, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट, द प्रेसिडेंट कैन चूज द मेंबर्स, those who are having special contribution or achievement in the field of literature, science, art, social services, sports or any other adventurous work or any other work that is brought fame to the country. तो ऐसे किसी भी फील्ड में अगर किसी पर्सन ने कोई खास अचीवमेंट ली है तो प्रेसिडेंट उसको डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड? 12 मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड. एक्चुअली हमारे राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं. 250 में से 238 members are elected and 12 members are nominated. Okay, this is the plus point for the Rajya Sabha. Now let's discuss about the Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of the parliament. Either it is the lower house, but it enjoys many special powers. Okay, first of all, it is having more members than the Rajya Sabha. इसमें टोटल हमारे मेंबर्स हैं 545 और इसमें सिर्फ 2 मेंबर क्या है हमारे नॉमिनेटेड है. रेस्ट ऑफ द 543 मेंबर्स आर इलेक्टेड. इनकी इलेक्शंस कैसे होती है स्टूडेंट्स? सी, जब भी लोकसभा की इलेक्शन होती है पूरे कंट्री में, एंटायर कंट्री में जो भी इलेक्शंस होनी है, लोकसभा की इलेक्शंस होनी है, तो उसके लिए पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूंसी मीन्स उसके स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है. तो हर पार्ट में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज करना है. कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? जितनी हमारे पास टोटल सीट्स हैं. फॉर एग्जांपल, इफ वी आर हैविंग 543 सीट्स, इट मीन्स वी आर गोइंग टू डिवाइड द कंट्री इन 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वी आर गोइंग टू इलेक्ट, वी आर गोइंग टू हैव 1 रिप्रेजेंटेटिव. ओके, तो इस वे से हमारे पास 543 इलेक्टेड मेंबर और 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं. और लोकसभा का टाइम पीरियड वी ऑलरेडी हैव डिस्कस. दिस इज द हैविंग टेन्योर ऑफ 5 years. मैक्सिमम इसका 5 years का टाइम है. आफ्टर दैट री इलेक्शंस आर देयर. बिफोर दिस द लोकसभा, इन केस द लोकसभा इज डिसॉल्व, देन द इलेक्शंस आर देयर. इफ नो पार्टी और कोलिजन पार्टी इज नॉट हैविंग द टाइम टू प्रिपेयर द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नहीं है, रिजाइन कर दिया है, तो प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकती है किसी और रीजन से जब लोकसभा डिसॉल्व होगी एंड वी नीड टू होल्ड द fresh elections. Now students, see the very important question of the chapter. This question often comes in the 6 marks weightage. Okay, तो ये question होगा आपका write the differences between the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. दोनों में हमने distinguish करना है, differences देने हैं. लोकसभा क्या हमारा lower house है, but it enjoys more power. How? It is having more powers, it is having more members, number of members are more than Rajya Sabha and those members are directly elected. Okay, and here in Rajya Sabha is having only 250 members, but the number of nominated members is more than Lok Sabha. Here 12 members are nominated. Okay, all the money bills, whatever the bills are being discussed, passed or suggested, सबसे पहले मनी बिल लोकसभा में ही इनिशिएट होते हैं. ओनली इन लोकसभा. मनी बिल कैन नेवर बी इनिशिएटेड इन द राज्यसभा. ओके, मनी बिल में हमारे 2 तरह के बिल हो सकते हैं. मनी बिल जो हमारे टैक्सेस से रिलेटेड है, जो हमारी कंट्री के बजट से रिलेटेड है, और भी कई प्रपोजल हो सकते हैं. न्यू टैक्सेस का प्रपोजल है, बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी? लोकसभा में.
तो जो लोकसभा है ये अपने एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, जो वर्क करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव है, जो बनाए हुए लॉज के ऊपर वर्क करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल करती है हमारी लोकसभा। कैसे कंट्रोल करती है? बाय आस्किंग द क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशंस, मोशंस थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो ये एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट हमारी लोकसभा में जितने भी वर्क है उनके ऊपर क्वेश्चनिंग हो सकती है, ताकि उनकी पावर्स को लिमिट किया जा सके, उनको चेक रखा जा सके। और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर अमेंडमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई एडिशन करनी है, कोई चेंजेस करनी है, तो वो कहाँ पे होंगी? हमारी लोकसभा के बिना वो नहीं हो सकती। इस केस में, अमेंडमेंट के केस में जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी जरूरी है। ओके, तो इसके अलावा जो भी हमारी इमरजेंसी है वो भी डिक्लेयर कहाँ पे होगी? हमारी लोकसभा से होगी। लोकसभा में जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन है, जजेस की रिमूवल है, प्रेसिडेंट की रिमूवल है, इनके लिए एक स्पेशल मेथड होता है इम्पीचमेंट। तो लोकसभा में ये इम्पीचमेंट, इनकी इलेक्शन, इनकी जो इनकी रिमूवल है, वो सारे जो भी वर्क है वो दैट इज डिस्कस इन द लोकसभा। राज्यसभा में एज कम्पेयर टू लोकसभा हम देख सकते हैं इसकी पावर्स कम नहीं है, बट इसके पास स्पेशल पावर्स बहुत है। ईदर द मनी बिल्स आर नॉट डिस्कस्ड हियर, बट नॉन मनी बिल्स कैन बी डिस्कस्ड हियर। तो जो नॉन मनी बिल है इसमें भी कुछ सजेशंस हैं, अमेंडमेंट से रिलेटेड सजेशन है, मनी बिल से रिलेटेड सजेशंस हैं, वो इसमें राज्यसभा में डिस्कस हो सकती है। ओके, it also exercises the control over the executive by asking question, introducing motion and resolution। same power is here। राज्यसभा में भी एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स के ऊपर चेक रखने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए उनसे क्वेश्चनिंग पूछी जा सकती है, क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इनकी रिमूवल से रिलेटेड वो वर्क है वो यहाँ पे होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बोथ आर प्रिजाइडेड बाय स्पेशल अथॉरिटीज़। इनको प्रिजाइड करने की अथॉरिटी किसकी है? लोकसभा में प्रिजाइडिंग पावर है हमारे स्पीकर के पास, स्पीकर प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा। एंड इन राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट प्रिजाइड्स ओवर द राज्यसभा। ओके, तो ये हो गए हमारे मेजर इनके डिस्टिंग्विशेस। इधर हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यसभा लोअर हाउस है, इसके पास स्पेशल पावर्स है। सॉरी, राज्यसभा अपर हाउस है, इसके पास स्पेशल पावर्स है। लोकसभा लोअर हाउस है, तो इसके पास ज़्यादा पावर्स है, more powers है। Students, the very important question, that is what are the major functions done by the parliament। हमारी पार्लियामेंट के सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन। ये श्योर है, बिल्कुल डायरेक्ट फंक्शन है हमारा, जैसे कि हमने इसके नाम से ही पढ़ा है। पार्लियामेंट एक हमारी लॉ मेकिंग बॉडी है, ओके, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉज बनेंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन में मतलब न्यू लॉज को इनेक्ट करना, उनको फ्रेम करना, ये सारी वर्क कहाँ पे होंगे? हमारी पार्लियामेंट में होंगे। तो दिस इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन। कंट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे फंक्शंस हैं, नए लॉ बनने हैं, पुराने लॉज में अपडेशन होनी है, वो सारे वर्क कहाँ पे होंगे? लेजिस्लेचर में होंगे। बट ये कैसे परफॉर्म होंगे? ब्यूरोक्रेसी के अंडर, ब्यूरोक्रेसी की सुपरविजन में होगी। ब्यूरोक्रेसी मीन्स द टॉप रैंक्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, द IAS, IPS, दीज पीपल आर परफेक्ट इन देयर वर्क। ओके, तो ब्यूरोक्रेसी की सुपरविजन में जो रिलेटेड मिनिस्टर है, कंसर्न्ड मिनिस्टर है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेलवे से रिलेटेड कोई मुद्दा पास होना है, तो रेलवे मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी के अंडर उनकी सुपरविजन के साथ ये मिलके लॉ फ्रेम करेंगे, डिसाइड करेंगे। पहले वो बिल बनेगा, बिल बाद में हमारे पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज में जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोसीजर से ये लॉ बनेगा। तो मेजर लॉज आर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। सो दिस इज द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव्स को। How it can control? It controls the executive and ensure the accountability of its members। जितने भी इसके एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनको लोगों ने डायरेक्टली चूज़ किया है, तो उनको कहीं वो अपनी डिक्टेटरशिप में ना जाएं, अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें, तो पार्लियामेंट में उनके ऊपर चेक रखा जाता है। ओके, तो उनके लीडर्स के ऊपर, उनके मेंबर्स के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर उनको टाइम टू टाइम उनके ऊपर क्वेश्चनिंग की जाती है, उनकी पावर्स को लिमिट किया जा सकता है। और उनके हमारे फाइनेंशियल फंक्शन में आ जाता है कि पार्लियामेंट में पूरे कंट्री से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट से लेकर टैक्सेस लगाने, न्यू टैक्सेस
ओल्ड टैक्सेस में अपडेशन, ये सारे वर्क हमारे होते हैं फाइनेंशियल फंक्शन में हमारे पार्लियामेंट में। इसमें आप देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये जो कार्टून फीचर है वो आपको बताएगा कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारी एग्जीक्यूटिव्स हैं, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पार्लियामेंट की मर्सी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे दे फील वेरी हम्बल, ये लग रहा है दे आर लुकिंग वेरी हम्बल। क्यों? बिकॉज पार्लियामेंट इज गोइंग टू डिसाइड टू विच मिनिस्टर दे शुड गिव हाउ मच ग्रांट, किस मिनिस्टर को, किस डिपार्टमेंट को, किस पोर्टफोलियो को कितना पैसा, कितना खर्चा देना है, ये डिसाइड होता है हमारा पार्लियामेंट में। सो वी कैन से दिस इज द कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल कंडीशन। ये पूरे फाइनेंस को डिस्कस करती है, बजट से लेके और सारी चीज़ें पार्लियामेंट में ही डिस्कस होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है पार्लियामेंट का, इसकी जो इम्पोर्टेंस को और भी इंक्रीज करता है वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन। तो पार्लियामेंट में जो हाउसेज है, अगर देखा जाए दोनों मेंबर्स इम्पॉर्टेंट है, लोकसभा के मेंबर भी, राज्यसभा के मेंबर भी, डायरेक्टली इलेक्टेड एंड इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वो पूरे कंट्री में से डिफरेंट एरिया, डिफरेंट रीजन में से चूज़ किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस ग्रुप्स। तो उनकी डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं, डिफरेंट उनकी डिमांड्स हैं। तो ये सबको रिप्रेजेंट करती है हमारी पार्लियामेंट। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करती है पूरे कंट्री को, सारी स्टेट्स को, सारे रीजन को, हर तरह के कल्चर को, हर तरह की इकोनॉमी और रिलीजियस कम्युनिटीज़ को। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है डिबेटिंग फंक्शन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो हमारी पार्लियामेंट है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिगेस्ट फोरम ऑफ डिबेट। जितने भी हमारे कोई इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है जिसके ऊपर लॉ बनना है, या लॉ नहीं भी बनना, ऑलरेडी बन चुका है कंट्री की प्रोग्रेस के लिए, कंट्री में कोई इमरजेंसी है, जो कोई इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमारी कंट्री से रिलेटेड है, वो सारे के सारे इश्यूज़ हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस होते हैं, डिबेट होती है उनके ऊपर। प्रॉपर डिबेट और डिस्कशन के बाद ही उनके ऊपर कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इट मीन्स देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ अ डिस्कशन। जितने भी इसके मेंबर्स हैं, दे आर फ्री टू स्पीक ऑन एनी मैटर विदाउट एनी फियर। तो इससे क्या लगता है कि पार्लियामेंट सबको एक टाइम देती है, अपॉर्चुनिटी देती है टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। नाउ लेट्स सी हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो मिनिस्टर्स हैं, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, उनके पास मेजॉरिटी है, लोगों की फेवर है, दे आर हेड ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये इन अपनी पावर को मिस यूज़ ना करें, इस वे के लिए पार्लियामेंट कीप्स डिफरेंट टाइप ऑफ चेक्स एंड मेजर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एक विजिलेंट एक्टिव और एक विजिलेंट पार्लियामेंट इन लोगों को अपना काम अच्छे से करने के लिए फोर्स करती है, क्योंकि अगर इन लोगों के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई चेक नहीं है, कोई इनके ऊपर विजिलेंस नहीं है, तो ये मिसयूज़ कर सकती है। तो पार्लियामेंट ऐसा नहीं होने देती। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट श्योर करती है, इंश्योर करती है कि जितने भी ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने जिसको चुना है, ये अपना वर्क इफेक्टिवली करें और फियरलेसली करें। ओके, तो इसके लिए हमारी पार्लियामेंट में कौन कौन से एक्शन है, लेट्स डिस्कस दिस। नाउ स्टूडेंट्स सी द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब डिफरेंट मेथड्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल, कैसे कैसे इनके ऊपर कंट्रोल रखते हैं। द लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, पॉलिसी एंड ड्यूरिंग द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। जैसे एक लॉ को बनाना है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट होने के बाद और ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ये हर उसके स्टेप पे निगरानी रखती है। कैसे निगरानी रखती है, इसके लिए वेरियस डिवाइसेस हैं, वेरियस हमारे पास मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड हमारा डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। डेलिब्रेशन और डिस्कशन में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, जिन्होंने पार्ट लिया है, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपनी पॉलिसी की डायरेक्शंस बताते हैं, पार्लियामेंट में उसके ऊपर बोलते हैं, उनके जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कैसे करनी है, कौन से प्रोमिसेस पूरे करने हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, इन सब की प्रॉपर वो एक तरह की इसकी ट्रैकिंग करते हैं, देखती हैं। तो डिस्कशन जो होती है, जो उन्होंने वर्क बोला है उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होती है कि इज़ इट ट्रू टू बी इम्प्लीमेंटेड, क्या ये हो सकता है, सही में हो रहा है। तो डेलिब्रेशन एंड डिस्कशंस एक ऐसा मेथड है जिसमें पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव के वर्क के ऊपर नज़र रखती है। तो उसके बाद सेकंड है हमारा अप्रूवल और रिफ्यूज़ल।
ठीक है। जितने भी एग्जीक्यूटिव्स जो लॉ सजेस्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे ही अप्रूव हों। कुछ एक ऐसे एक्ट होते हैं डिस्कशन में लगता है कि ये हमारी कंट्री के बेनिफिट में नहीं है, तो उनको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। हाँ, कुछ को अप्रूव भी किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। तो इस वे से एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी के बिल नहीं बना सकते, ऐसे कानून नहीं बना सकते। उनकी प्रॉपर डिस्कशन है, अप्रूवल और रिफ्यूज़ल, ये सारी पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट के हाथ में। तो नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। तो मनी के ऊपर बहुत कंट्रोल है पार्लियामेंट का। पूरे कंट्री का बजट स्टेटमेंट और हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंट्री में पूरे ईयर का कितना एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर कौन कौन से न्यू बिल्स हैं, कहाँ से मनी सोर्सेज आना है, ये सारी चीज़ों का कंट्रोल पार्लियामेंट के पास है। कोई मिनिस्टर या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का कोई दूसरा मेंबर इसका मिसयूज़ ना करे, तो इसके लिए पार्लियामेंट पूरे प्रॉपर फाइनेंशियल कंट्रोल से अपने एफर्ट्स कंटिन्यू रखती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जो हथियार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर पार्लियामेंट को फील हो कि हमारे, जैसे प्रेसिडेंट को लगा या किसी और को लगा कि हमारे मिनिस्टर्स ने किसी काम को अच्छे से नहीं किया, उसमें स्कैम का उनको लगता है कोई स्कैम किया है, या फिर फाइनेंशियल जो उसमें कोई गड़बड़ की गई है, तो इस वे को लेके किसी न किसी रीज़न को लेके हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में जो हमारी एग्जीक्यूटिव है, मिनिस्टर्स हैं, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हैं। तो इस वे से पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिज़ाइन देना पड़ सकता है व्हेन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ पास्ड। जब लोकसभा में उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, जो उनको पॉपुलैरिटी सपोर्ट मेजॉरिटी दी हुई थी, वो सपोर्ट वापस ले ली जाती है, तो उस वे में सारी जो एग्जीक्यूटिव है उसको रिज़ाइन करना पड़ जाता है। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से सारे एग्जीक्यूटिव अपना वर्क बहुत अलर्ट होके केयरफुली करते हैं और लोगों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, द वेरी important topic, this is the minor topic but it is very important. Okay, each and every student should know it. Being the student of political science, one must be very aware, alert that how the work is done in the parliament. तो इसके लिए जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके ऊपर चेक रखने के लिए सबसे स्पेशल जो हमारा है, उनके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, डिस्कशन होती है। तो हमारी पार्लियामेंट में एक होता है क्वेश्चन आर। जब भी पार्लियामेंट में सेशन होता है तो क्वेश्चन आर होता है। क्वेश्चन आर क्या है? विच इज़ हेल्ड एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट वेयर मिनिस्टर्स हैव टू रिस्पॉन्ड टू सर्चिंग क्वेश्चंस रेज्ड बाय द मेंबर्स। जो मेंबर उनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, हर जो हमारी मीटिंग है, पार्लियामेंट में मीटिंग है, मिनिस्टर को उनका आंसर देना होता है। ओके, तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन आर। दूसरा है हमारा ज़ीरो आर। ज़ीरो आर में वो टाइम पीरियड है, ज़ीरो आर, वेयर मेंबर्स आर फ्री टू रेज एनी मैटर दैट दे थिंक इज इम्पॉर्टेंट थ्रू द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। ओके, तो ज़ीरो आर में मेंबर्स होते हैं, पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स होते हैं, वो मिनिस्टर से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी भी मुद्दे पे उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ये अलग बात है कि मिनिस्टर उसका आंसर देने के लिए बाउंड नहीं होते। ओके, हो सकता है कि डिफेंस से रिलेटेड जो कोई और क्वेश्चन है वो आंसर ना भी दे, बट क्वेश्चन करने का राइट सबको, सारे एमएलएस को है। इसको बोलते हैं ज़ीरो आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो हाफ एन आवर डिस्कशन होती है इसके ऊपर, पब्लिक इंपॉर्टेंस दी जाती है जो मामले हैं। एडजर्नमेंट मोशन होता है, किसी चीज़ को ऊपर हमने कोई एडजर्नमेंट मोशन में वो मुद्दे होते हैं जिसके ऊपर हमने कोई खास अटेंशन दिलवानी होती है किसी चीज़ की। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज़ द मेजर टूल in the hands of parliament. Now see the next topic, what do the committees of the parliament do? हमने पहले देखा था कि हमारे जो लॉ मेकिंग है उसमें स्पेशल कमेटीज़ होती हैं जो बिल की डिमांड्स आती है लोगों की। अभी बिल ड्राफ्ट भी नहीं हुआ तो वो उसके ऊपर डिस्कशन होती है हमारी कमेटीज़ के ऊपर। तो ये कमेटीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द लेजिस्लेचर प्रोसेस, दैट इज़ द कमेटीज़। जितनी भी हमारे लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग से रिलेटेड पर्पज़ हैं, उसके एम्स हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कमेटीज़ हैं। ओके, तो ये कमेटीज़ में जो भी मुद्दे हैं बहुत डिटेल में डिस्कस होते हैं, ये क्योंकि वो सारी चीज़ें जो ये कमेटीज़ में हो रही है प्रॉपर
डीप डिस्कशन है, सर्च हो रही है उनके ऊपर, प्रॉपर उनकी हिस्ट्री देखते हैं, ये सारा इतना टाइम पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होता। सो ये क्या करती हैं कमेटीज, दे आर वेरी हेल्पफुल टू सेव द टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, तो ये उनके जितने भी न्यू लॉज हैं, डिमांड्स हैं, उनके ऊपर प्रॉपर अटेंशन होती है, प्रॉपर टाइम पे उनको देते हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर डीप स्टडी करते हैं, फिर उसके ऊपर एक बिल बनाते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं, जो हमारे पार्लियामेंट सेशन में उसको प्रेजेंट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कमेटीज़ क्या होती हैं, देयर आर ओवर 20 सच डिपार्टमेंटली रिलेटेड कमेटीज़। तो हम कह सकते हैं कि नियर अबाउट 20 कमेटीज़ हैं हर डिपार्टमेंट से रिलेटेड, जैसे रेलवे से रिलेटेड हो गया, फूड सप्लाई से, डिफेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, और ह्यूमन रिसोर्सेज, ये अलग अलग जितने भी हमारे पोर्टफोलियोज या डिपार्टमेंट है उनकी अलग अलग कमेटीज़ होंगी, जिससे रिलेटेड कोई डिमांड है, कोई बिल है, कोई मुद्दा इशू है, उसकी डिटेल डिस्कशन कहाँ पे होगी, कमेटीज़ के ऊपर होगी। ओके, इवन जो हमारा बजट है, एक्सपेंडिचर है, ये सारी चीज़ें भी कमेटी में ही डिस्कस होती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे पास जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज़ भी है। इस स्टैंडिंग कमेटी के अलावा हमारे पास जॉइंट पार्लियामेंट कमेटीज़ भी हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी खास जो कंट्री से रिलेटेड इशू है, उनको जॉइंटली भी पार्लियामेंट कमेटीज़ में डिस्कस किया जा सकता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ देयर कि पार्लियामेंट अपने वर्क को कैसे मेंटेन करती है, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा लोकसभा से, उनको बहुत सारे राइट मिले हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट दे आर हैविंग द लिमिट, constitution provide the limit that how they should behave under the rules and regulation decently, how should they behave। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको ऑर्डर भी इशू किए जा सकते हैं टू बी आउट फ्रॉम द पार्लियामेंट सेशन। ऐसा ये आप कार्टून में देख सकते हो। तो एक तो होता है वॉकआउट, ये लीडर्स दे आर सेइंग दैट उन्होंने वॉकआउट नहीं किया, वो आउट किए गए हैं, दे आर नॉट हैविंग द वॉकआउट बट दे आर ऑर्डर टू बी आउट। मीन्स हमारी पार्लियामेंट में ऐसे कुछ रूल्स हैं, प्रोविजंस हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं टू रन इट्स वर्क स्मूथली, टू रन इट्स वर्क अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर। तो सबसे पहला इसके पास है कि ये वॉकआउट के साथ साथ उनको आउट होने का भी नोटिस दे सकते हैं। ओके, वॉकआउट होता है कि अपनी मर्जी से जो मेंबर्स हैं उठ के पार्लियामेंट सेशन से बाहर जा सकते हैं। आउट का मतलब होता है कि उनके मिसबिहेव की वजह से या वो लॉ से बाहर जा रहे हैं, तो उनको आउट होने के ऑर्डर भी इशू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जो इसकी पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को स्मूथ करता है, वो है हमारा डिफेक्शन। इसके हम कह सकते हैं डिफेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई पार्टी, कोई मेंबर ऐसा करता है कि वो उसकी मीटिंग्स में सही टाइम पे नहीं आ रहा है, ओके, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ, वो डिफेक्टिंग हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट, एक इम्प्रूवमेंट की गई थी, 52nd अमेंडमेंट थी 1985 में। इसको हमने एक बिल पास किया था, इसमें उस बिल का नाम था एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट। ओके, तो इसमें ये भी था कि मॉडिफाई भी इसको किया गया था, 91st अमेंडमेंट में इसको दोबारा से मॉडिफाई किया गया था, जो एंटी डिफेक्शन था, ताकि हमारी पार्लियामेंट का जो वर्क है स्मूथली चल सके। मेंबर्स उसके प्रेजेंट होने चाहिए, एटलीस्ट 2/3 मेंबर शुड बी प्रेजेंट। ओके, तो किसी खास मुद्दे पे अगर मेंबर प्रेजेंट नहीं होते हैं, या वो वॉकआउट कर जाते हैं, या फिर वो अच्छे से रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपनी जो डिस्कशंस हैं, अपनी लैंग्वेज है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, मीन्स कोई भी मिसवर्ड्स है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी प्रोविजन बना रखी है। स्पेशली इसका हमारा एक बिल पास हुआ था, एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट बिल, 91st अमेंडमेंट में इसको और भी इम्प्रूव कर दिया गया था। ओके, तो ये सो स्टूडेंट, ड्यू टू एंटी डिफेक्शन बिल द मेंबर कैन लूजेज द मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ओके, उसको मेंबरशिप से भी हाथ धोना पड़ सकता है। बिसाइड्स दिस, सच पर्सन इज ऑल्सो डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पोलिटिकल ऑफिस लाइक द मिनिस्ट्री। वो किसी मिनिस्टरशिप से भी हाथ धो बैठता हो सकता है, उसको हो सकता है, अगर वो प्रॉपर उसके रूल्स और रेगुलेशन के अंडर नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफेक्शन, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मीन्स इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट इन द हाउस
when asked by the party leadership to remain present or vote against the instruction of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as the defection. ओके कि अगर कोई मेंबर कहने पे भी, इंटीमेट करने पे भी, इन्फॉर्म करने पे भी प्रेजेंट नहीं होता, तो जब वो अपनी मर्जी से उठ के चला जाता है, तो जब सीरियस मुद्दा डिस्कस हो रहा हो तो उसको भी एंटी डिफेक्शन बिल पास हो सकता है, जिससे उसकी मेंबरशिप खत्म हो सकती है. सो दिस वाज द चैप्टर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर. हमने दोनों चैप्टर, थर्ड और फोर्थ चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया. दोनों इंटर रिलेटेड हैं. लेजिस्लेचर जो वर्क फ्रेम करती है, रूल फ्रेम करती है, एग्जीक्यूटिव उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करती है. तो वी कैन से बोथ आर इंटर रिलेटेड. So students, you need to go through the chapter by yourself and watch the video repeatedly. Okay, if you want to have the clarity of the concept, read the chapter by yourself and watch the video repeatedly. So thank you students for being here and listening the topic. Okay, we will be soon there with the new topic. Till that, stay safe, stay connected, and don't forget to subscribe the channel. Goodbye students.